Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to teach you Dawn editorial vocabulary. ये जो editorial है Dawn न्यूज़पेपर से obviously लिया है. इसका जो हेडलाइन थी, इसका जो उन्वान था जिसको आप कह सकते हैं वो है गटिंग डेमोक्रेसी. ठीक है, तो उस एडिटोरियल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप उस एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट vocabulary जो है वो मैंने सेलेक्ट की है और वो मैं इस लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगी. अच्छा जी, जो पहली है वो है गटिंग. गटिंग जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द एसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग. देखिए, गटिंग होता है जब आपने किसी चीज़ के जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको जो उसके एसेंशियल आप समझ लें उसकी मतलब उसके जो ज़रूरी हिस्से होते हैं, अहम हिस्से होते हैं ना, उनको रिमूव कर दिया जाए. ठीक है, या उनको कम कर दिया जाए या उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, तो उसके लिए गटिंग यूज होता है. अब इस एडिटोरियल का उन्वान था गटिंग डेमोक्रेसी. गटिंग डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि डेमोक्रेसी के लिए जो एसेंशियल उसके जो हिस्से होते हैं जो एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी होते हैं, उसको जो है ना रिड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, उस डेमोक्रेसी को जो है ना उसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है, उनको जो है ना हटाया जा रहा है, मतलब कि उनके ऊपर कदगन लगाई जा रही है. ठीक है, तो गटिंग डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी को रिड्यूस किया जा रहा है. डेमोक्रेसी के जो अहम हिस्से हैं उनको जो है ना वो मुल्क में से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो घट हो रही है. ठीक है, मतलब कि उसके एसेंशियल पार्ट्स जो है वो रिड्यूस हो रही है. डेमोक्रेसी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो निकाले जाए जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे नेक्स्ट है ग्रेव. अब आप कहेंगे ग्रेव तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ये क्यों ऐड किया है. हाँ, ग्रेव जो है ना जब हम इसको एज ए नाउन यूज करते तो हम सबको मालूम है कि उसका मतलब होता है कबर. लेकिन अगर ग्रेव एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप जिस वर्ड से पहले जिस नाउन से पहले ग्रेव को यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेव जब एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप उस बात को कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत सीरियस है, आप उसके ऊपर एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं. ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को जो है ना वो मतलब उभारना चाह रहे हैं, उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को कि वो कितनी सवेयर है या कितनी वो सीरियस है. ठीक है, जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ था उस आर्टिकल एडिटोरियल में, उसमें लिखा हुआ था द गवर्नमेंट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग ए ग्रेव मिस्टेक ऑन संडे. कि संडे वाले दिन गवर्नमेंट को प्रिवेंट किया गया, मतलब कि गवर्नमेंट को रोक लिया गया, उसको बचा लिया गया, उसको रोक लिया गया फ्रॉम मेकिंग, कि वो एक वो बहुत बड़ी गलती करने वाले थे. फ्रॉम मेकिंग ए ग्रेव मिस्टेक, एक बहुत बड़ी गलती करने से गवर्नमेंट को ना संडे को रोक लिया गया, उसको बचा लिया गया. अब जो ये मिस्टेक है ना, उससे पहले जो है ना वो ग्रेव यूज किया गया है. तो ग्रेव एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि मिस्टेक नाउन है. तो ग्रेव मिस्टेक का मतलब ये है कि बहुत संगीन किस्म की गलती. ठीक है, ग्रेव यहाँ पर यूज करने का मतलब है कि आप उस मिस्टेक की जो है ना उस गलती की जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि कितनी संगीन किस्म की गलती जो थी ना वो गवर्नमेंट करने जा रही थी, जिस पे उसको जो है ना वो बचा लिया गया या उसको रोक लिया गया. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जी आगे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो होता है ये नाउन फ्रेज है, और जैसे इन्होंने नेक्स्ट आगे यूज किया हुआ है कि एज वोकल प्रोटेस्ट फ्रॉम लॉ मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट को रोका गया है इस ग्रेव मिस्टेक करने से, कि जब जो वोकल प्रोटेस्ट है मतलब कि एक बा आवाज किस्म की जो इख्तलाफ आया. वोकल प्रोटेस्ट का मतलब होगा कि बहुत लाउड एंड क्लियर. ठीक है, लोगों ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर लाउड एंड क्लियर होकर, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है ना वो अपना जो इख्तलाफ है वो लोग सामने रखा है फ्रॉम लॉ मेकर्स, जितने लॉ मेकर्स थे वहां पर उनकी तरफ से. फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब है फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो है ना पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है द रेंज ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स और आइडियोलॉजीज. हर पार्टी की एक अपना पॉलिटिकल बिलीफ और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, और एक पार्लियामेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्टीज मौजूद होती हैं. ठीक है, तो वो जो पूरा फिर वो जो पार्लियामेंट के जो लोग बनते हैं ना वो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बनता है कि जिसमें मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज से रखने वाले लोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल बिलीफ और आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग जो है ना वहां पर जो होते हैं, तो वो एक जो उसकी जो एक रेंज होती है ना, वो सब के सब मिलकर ये जो सारे जो मुख्तलिफ बिलीव्स और आइडियोलॉजीज रखने वाले जो सब लोग होते हैं वो मिलकर एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बनाते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो लोग थे, उन सब ने एक वोकल प्रोटेस्ट किया है इस ये जो, क्योंकि ये जो आया था बिल आया था वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल जो था 2020, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल. ठीक है,
क्योंकि ये जो बिल था इसमें कुछ चीजें इतनी संगीन किस्म की थी कि जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि इट्स गटिंग डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी को रिड्यूस कर रहा है, ये डेमोक्रेसी के जो अहम इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये उनके ऊपर कदगन लगा रहा है ये बिल। तो वहां पर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना ये ग्रेव मिस्टेक करने से रोक लिया गया जब वोकल किस्म के प्रोटेस्ट हुए फ्रॉम लॉ मेकर्स और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कि जितने भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी उन सब की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी अवर्ट। अवर्ट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट और वार्ड ऑफ, ठीक है, किसी चीज को रोक लेना, उसको प्रिवेंट कर लेना, ठीक है। हाउ एवर द डेंजर डजंट सीम टू हैव बीन अवर्टेड, वो कह रहे हैं कि लेकिन जो डेंजर है ना, जो खतरा है, लग नहीं रहा है कि खतरा टल गया है। अवर्ट का मतलब ये है कि खतरे को होने से रोक दिया गया हो, जिसको हम उर्दू में कहेंगे ना खतरा टाल देना, टल जाना, ठीक है। किसी चीज को टाल देना, किसी चीज को प्रिवेंट कर लेना, बचा लेना, होने से रोक लेना, ठीक है। तो हाउएवर द डेंजर डजंट सीम टू हैव बीन अवर्टेड, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि जो खतरा है ना वो किसी तरह से जो है वो मतलब कि अवर्ट कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी टेकअप। टेकअप जो है ना ये फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू परस्यू फर्दर रिज्यूम समथिंग। टेकअप का मतलब होता है एक चीज हो रही है, एक पॉइंट अभी थोड़ी सी हुई है, लेकिन आप उसको मजीद आगे परसू कर रहे हैं या उसको रिज्यूम कर रहे हैं। एक चीज देखें ना, एक चीज हुई, थोड़ी सी हुई, उसके बाद वो एंड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। जैसे कि क्लास हो रही है तो अब क्लास को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन वापस में टीचर आती है और क्लास को दोबारा से स्टार्ट करती है, लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करती है, वो लेक्चर को रिज्यूम करती है वो टीचर, ठीक है। तो इसी तरह से एक चीज हो रही है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और दोबारा से आकर उस चीज को वहीं से शुरू किया, तो वो चीज को आपने रिज्यूम किया। तो वो उसको जो है ना उस रिज्यूम करने को जो है ना टेकअप करना कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डेंजर जो है ना वो अभी अवर्ट नहीं हुआ है, मतलब कि खतरा अभी जो है वो टला नहीं है। एज द चेयरमैन हैज सजेस्टेड ही मे टेक अप द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन अगेन टुमारो, कि कल वो दोबारा से ये जो लेजिस्लेशन है, प्रपोज जो वो बिल आया है, उसको दोबारा से वो टेकअप करेंगे, मतलब कि उसको दोबारा से वो रिज्यूम करेंगे, उस पर दोबारा से जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर जो वो डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नॉकआउट। नॉकआउट इज एन ऑल्सो फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी टीम को या किसी इंसान को जो है ना वो किसी कंपटीशन के अंदर उसको डिफीट देना, उसको हराना। तो इसका मतलब उसको नॉकआउट करना, ठीक है, उसको बिल्कुल उसको टीम से, उसको रेस से, कंपटीशन से बाहर निकाल देना, ठीक है। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि आप कंप्लीटली सिर्फ उसको हराना नहीं होता है, हराना इस इन अ सेंस कि उसको उस रेस से, उस कंपटीशन से, उस मुकाबले से बाहर निकाल देना, तो वो नॉकआउट होता है, ठीक है। तो एज वाज पॉइंटेड आउट बाय मल्टीपल सेनेटर्स, वो कहते हैं कि पॉइंट आउट करने का मतलब ये होता है ध्यान तवज्जो दिलाना, ठीक है। जैसे कि टीचर जो है वो आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती है, मतलब या करता है, मतलब वो आपकी मिस्टेक्स को, आपकी गलतियों की तरफ को, एक तो वो गलतियों को आप इस तरह कह सकते हैं उजागर करता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाता है, ठीक है, हाईलाइट करता है। तो पॉइंट आउट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और लोगों की तवज्जो उस चीज की तरफ दिलवा रहे हैं, ठीक है। तो एज वॉज पॉइंटेड आउट बाय मल्टीपल सेनेटर्स, एज जैसे कि जो मल्टीपल सेनेटर्स थे उनकी तरफ से पॉइंट आउट किया गया, मतलब कि उनकी तरफ से इस बात को हाईलाइट किया गया, लोगों की तवज्जो दिलाई गई इस बात की तरफ। द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म अपीयर्स पीटीआई स्पेसिफिक, कि बिल इस वक्त तो ऐसा लग रहा है अपनी प्रेजेंट फॉर्म में, जो इस वक्त उसकी फॉर्म है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई स्पेसिफिक है, मतलब कि उसमें उसका जो मकसद है, उसका जो एजेंडा है वो पीटीआई की तरफ है। In that it seems to be aimed at knocking one party out of the political mainstream, ठीक है। कि वो बिल जो है ना इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो जो इस वक्त उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, जिस वक्त उसकी मौजूदा हालत है, उससे तो यही फेयर होता है कि वो पीटीआई स्पेसिफिक है, कि मतलब पीटीआई को ध्यान में रखकर वो बिल बनाया गया है, उन्हीं को टारगेट कर रहा है वो बिल। और इन दैट इट सीम्स टू बी एम्ड एट नॉकिंग वन पार्टी आउट ऑफ द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, कि इसका जो एम है ना, इसका जो मकसद है कि सिर्फ एक पार्टी को जो है ना वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो है वो मतलब कि जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स से उसको नॉकआउट कर दिया जाए, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसको इस रेस से, इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है वो है perturbed। perturbed का मतलब होता एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है या परेशान कर रही है, तो दैट थिंग्स, जो वो जो चीज है ना वो आपको perturbed कर रही है, ठीक है। मतलब कि वो फीलिंग, मतलब आपकी
करना नहीं इसको कहेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसको आप इस तरह से कहें कि वो जो एक फीलिंग होती है ना, डिस्टरबेंस की जो फीलिंग होती है, आप परेशानी की जो फीलिंग होती है, आप अंदर से डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, उसको आप perturbed कहेंगे। जैसे कि वो उसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इट perturbed some keen observers why violent extremism in the bill had been defined to cover individuals who manipulate people's beliefs or spread conspiracy theories। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि इट perturbs some keen observers, इसने कुछ कीन ऑब्जर्वर्स को जो है ना perturbed किया है, मतलब कि उनको परेशान किया है, उनको कंसर्न किया है। ठीक है, उनके अंदर परेशानी वाली फीलिंग्स को जो है ना वो उठाया है। कीन ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, जो जो बड़ी तवज्जो से साथ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो वो कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो जो कीन ऑब्जर्वर्स हैं उनको इस चीज़ ने, जो इस बिल ने जो है वो थोड़ा सा perturbed किया है, मतलब कि उनको जो थोड़ा डिस्टर्ब किया है, उनको थोड़ा परेशान किया है कि, और वो क्या है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वाई वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म, कि जो वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म टर्म है ना इन द बिल हैड बीन डिफाइन, कि उसको जो एक्सप्लेन किया गया, उसको जो डिफाइन किया गया बिल के अंदर, वो इस तरह से किया गया है कि वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म वो लोग होंगे जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों के बिलीव्स को, लोग क्या बिलीव कर रहे हैं उनके बिलीव्स को जो है ना उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको मतलब कि चेंज करेंगे अपने हिसाब से, जो है ना वो उनको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, और स्प्रेड कॉन्स्पिरेसी थीरीज, और जो ना झूठी किस्म की मन घड़त कहानियां, कॉन्स्पिरेसी थीरीज होती हैं जब झूठी मन घड़त कहानियां जो है ना वो बनाई जाती हैं कि ये फलां ये हो रहा है, फलां ये कर रहा है, आपके साथ ये होने वाला है, वो हो जाएगा, तो जो कि सच ना हो, कॉन्स्पिरेसी थीरीज वो होती हैं। ठीक है, जो पॉलिटिक्स में मन घड़त कहानियां बनाई जाती है ना उनको कॉन्स्पिरेसी थीरीज कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो डाउन द रोड। डाउन द रोड जो है ना बहुत कॉमन फ्रेज है, ईडियम आप कह लें, फ्रेज कह लें आप। डाउन द रोड आप स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे, और डाउन द रोड का मतलब ये होता है एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, आगे मुस्तकबिल में जाकर, आने वाले वक्त में, जो हम कहते हैं ना आने वाले वक्त में, वो उसको कहा जाता है डाउन द रोड। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी डिस्टर्बिंग डाउन द रोड, ये आगे जाकर जो है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस डाउन द रोड जो यूज किया जाता है। अच्छा, इंटेंडेड टारगेट ऑफ दिस लॉ कुड बी हाउ एवर विद सच ब्रॉड डेफिनेशंस, कि ये जो ब्रॉड डेफिनेशंस की गई हैं कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग होंगे, वो लोग जो लोगों के पॉलिटिकल बिलीव्स को मैनिपुलेट करते हैं और कॉन्स्पिरेसी थीरीज बनाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि विद सच ब्रॉड डेफिनेशंस, ऐसी डेफिनेशंस के साथ द ड्राफ्ट लॉ इज आल्सो वेल इक्विप्ड टू कट डाउन एनी पार्टी। वो कह रहे हैं कि ये जो जो इस लॉ का जो ड्राफ्ट है ना, ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये सारा कुछ, ये जो है ना ये वेल इक्विप्ड है, मतलब कि पूरी तरह से जो है ना वो तैयार है, या मतलब कि पूरी तरह से, जिसको लेस बोलते हैं ना उर्दू में, पूरी तरह से लेस है कि टू कट डाउन एनी पार्टी, के किसी भी पार्टी को कट डाउन कर सकती है, किसी भी पार्टी को जो है ना ये फिनिश कर लेगी। ठीक है, विच क्रॉसेस द स्टेट्स सो कॉल्ड रेड लाइंस डाउन द रोड, कि आगे आने वाले वक्त में कोई भी पार्टी जब जिसको स्टेट कहेगी कि ये जी रेड लाइन जो है ना वो मतलब कि उस लाइन को क्रॉस कर रही है ये पार्टी, तो किसी भी पार्टी को कट डाउन किया जा सकता है डाउन द रोड आगे जाकर इस बिल के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी फोरसाइट। फोरसाइट इज अ नाउन, इट मींस एन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, आगे आने वाले वक्त को देख लेने को जो है ना फोरसाइट करना कहते हैं। ठीक है, कि फोरसाइट है वो आपकी, कि आपकी वो जो एबिलिटी है ना, दैट एबिलिटी इज फोरसाइट, कि आप आपके अंदर ये एबिलिटी कि आप आने वाले वक्त को देख लें। ठीक है, फॉर्चुनेटली इन दिस इंस्टेंस even the PTI's rivals have had the foresight to realize that this proposed law is an equal threat to their parties। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से इस मामले में जो है ना इवन द जो पीटीआई के जो राइवल्स हैं, पीटीआई के जो मुखालफिन हैं, उनके अंदर भी ये फोरसाइट थी, उनके अंदर भी ये एबिलिटी थी, आने वाले वक्त को देख लेते, उस वो एबिलिटी थी, उन्होंने फोरसाइट कर लिया इस चीज़ को, और जिसपे टू रियलाइज, और रियलाइज कर लिया इस बात को दैट दिस प्रपोज लॉ, कि ये जो प्रपोज लॉ है इज एन इक्वल थ्रेट टू देयर पार्टीज, कि उनकी पार्टीज के लिए भी इक्वल खतरा है। ठीक है, उतना ही बड़ा खतरा है जितना पीटीआई के लिए ये खतरा है। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट है जी लेट टू रेस्ट। लेट टू रेस्ट जो है ये ईडियम है, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ बर्निंग ए डिसीज्ड पर्सन। लेट टू रेस्ट जो ईडियम है इसका मतलब ये होता है जो नॉर्मली जो ये यूज किया जाता है वो ये होता है कि एक जो मर गया हुआ इंसान है ना, उसको दफनाना, ठीक है। लेट टू रेस्ट, माय अंकल वाज लेट टू रेस्ट लास्ट संडे, मेरे अंकल को लास्ट संडे जो है ना वो दफना दिया गया, ठीक है। अब ये है कि उसमें इन्होंने इस तरह से यूज किया है, द जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद डिस्क्राइब्ड इट बेस्ट व्हेन ही वांट दैट। जो जमात इस्लामी के सेनेटर है मुश्ताक अहमद, उन्होंने इसको सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है जब उन्होंने वार्न किया सबको कि नॉन इलेक्टेड फोर्सेस, जो नॉन इलेक्टेड जो इलेक्शन के थ्रू फोर्सेस नहीं आती हैं, जो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस है, वांट दैट डेमोक्रेसी इज लेड टू रेस्ट थ्रू द पार्लियामेंट, कि वो ये चाहते हैं कि जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है ना, उसको पार्लियामेंट के जरिए दफना दिया जाए, ठीक है। मतलब कि नॉन इलेक्टेड जो फोर्सेस है वो ये चाहती हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू ना डेमोक्रेसी को दफना दिया जाए, वाइल रिफ्यूजिंग टू कंसिडर द बिल बिफोर इट इज डिबेटेड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, ठीक है। कि जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये बात, उन्होंने जो कोट एंड कोट उनकी बात है ना, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वांट दैट डेमोक्रेसी इज लेड टू रेस्ट थ्रू द पार्लियामेंट, ये उनकी जो कोट एंड कोट उनकी जो बात है, ये बात उन्होंने तब कही जब वाइल रिफ्यूजिंग टू कंसिडर द बिल बिफोर इट इज डिबेटेड, कि उन्होंने जो ना उस इस जो बिल है इसको कंसीडर करने से ही रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी तरह इसको तो देखना भी नहीं चाहिए, मतलब कि वो डिबेट करना उस पे जो है ना वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिहाज से, क्योंकि प्रोसीजर में होता है ना बिल जब आता है तो उस पर डिबेट होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले ही ना उन्होंने इसको कंसीडर करने से भी इस बिल को जो है वो रिफ्यूज कर दिया है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। वो एक इंटरेस्टिंग था लेसन आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखी है ना, सुना